Hello everyone, welcome back to my channel. So today is our part 4 of MRP psychiatry, that is must remember point of the mental health nursing topic. So जो आज हमारा टॉपिक होगा that is like schizophrenia, mood disorder, depression and ADHD, इस तरीके के बहुत सारे important disorders, उसके important point डिस्कस करेंगे and that is something very very important जहाँ से MCQ आता ही आता है, ठीक है ना. So start करते हैं with the schizophrenia. So schizophrenia, the term given by Eugen Dewar, not that much important, just know the name so that exam में अगर आए तो आप टिक कर लेना, ठीक है. अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो स्किजोफ्रेनिया, सो स्किजो मतलब स्प्लिटिंग, फ्रेनिया मींस माइंड. सो स्प्लिटिंग ऑफ माइंड, तो इसमें क्या होता है, इट इज द साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑफ कोर्स. तो इसमें क्या होता है कि जो पर्सन की जो रियलिटी से है वो हट जाता है, सो उसको रियलिटी से वो दूर चला जाता है. सो पर्सन लूज द टच विथ रियलिटी, है ना. सो जो रियलिटी है लाइक इट अफेक्ट द थिंकिंग हो गया, ठीक है, परसेप्शन हो गया, इमोशन, बिहेवियर, सबको ये अफेक्ट करता है एंड वो रियलिटी के टच से वो हट जाता है, ठीक है ना. तो इसमें क्या क्या होते हैं, बहुत सारी चीजें यहाँ से एग्जाम में आता है. फर्स्ट ऑफ ऑल की 4 सिम्टम्स ऑफ दिस स्किजोफ्रेनिया क्या होता है, स्किंडर फर्स्ट रैंक सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव सिम्टम्स क्या होते हैं, नेगेटिव सिम्टम्स क्या होते हैं. तो इस तरीके का MCQ आता है. बट अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया, जो हमारे DSM-5 क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम स्किजोफ्रेनिया कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज की एटलीस्ट 2 और मोर सिम्टम्स. कौन कौन से सिम्टम्स, दैट इज हेलुसिनेशन, सेकेंड इज डिल्यूजन, थर्ड इज डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, फोर्थ इज डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर एंड फिफ्थ इज नेगेटिव सिम्टम्स. तो ये सारे हमारे कौन से सिम्टम्स है, ये सारे हमारे पॉजिटिव सिम्टम्स है. दिस ऑल आर पॉजिटिव सिम्टम्स. सो पॉजिटिव सिम्टम्स मतलब जो बिहेवियर जिसमें इंक्रीज हो जाता है, दैट इज द पॉजिटिव, मतलब इंक्रीज हो गया है. तो पॉजिटिव में हमारा हेलुसिनेशन आता है, डिल्यूजन आता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच एंड बिहेवियर हमारा पॉजिटिव में आता है. उसके अलावा फिफ्थ हमारा होता है नेगेटिव सिम्टम्स. तो नेगेटिव सिम्टम्स का मतलब है कि जो हेल्दी बिहेवियर होता है ना, सो अब्सेंस ऑफ हेल्दी बिहेवियर इज नोन एज नेगेटिव सिम्टम्स. तो नेगेटिव सिम्टम्स में जैसे कि हमारा फ्लैट अफेक्ट हो गया, ठीक है ना. फ्लैट अफेक्ट मतलब कि नॉट शोइंग इमोशन. ये जो डेफिनेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, केयरफुली सुनो अच्छे से और अपने माइंड में ऐसे फिक्स कर लो. फ्लैट अफेक्ट का मतलब है कि नॉट शोइंग इमोशन, मीन्स मतलब क्या है, लेट सपोज आपने कोई जोक बोला तो वो जो पर्सन है वो आपने जोक बोला तो वो रोने लग जाएगा, या फिर वो किसी के फनरल में गया है तो वहां पे वो तेज तेज की हंसने लग जाएगा. तो नॉट शोइंग इमोशन अप्रोप्रिएटली, है ना, अप्रोप्रिएट टू कंडीशन, वो इमोशन शो नहीं करेगा, दैट इज नोन एज फ्लैट अफेक्ट. जो अफेक्ट है, जो इमोशन है वो फ्लैट है, ठीक है ना. एलोजिया मतलब कि लैक ऑफ स्पीच, एलोजिया मतलब कि लैक ऑफ स्पीच. एवोल्यूशन मतलब कि लैक ऑफ मोटिवेशन, ए मतलब अब्सेंस होता है, वोल्यूशन मतलब मोटिवेशन, सो अब्सेंस ऑफ मोटिवेशन. सोशल विथड्रॉल हो गया. एनिडोनिया मतलब लैक ऑफ प्लेजर. सो पहले उसको उस एक्टिविटीज में प्लेजर आती थी, मजा आता था, बट अब उसको प्लेजर नहीं होता है. सो एनिडोनिया मतलब लैक ऑफ प्लेजर, ठीक है. वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि ऑकवर्ड पोजीशन फॉर लॉन्ग टाइम, है ना, लाइक कैटाटोनिक में बेसिकली देखने को मिलता है ये. सो लाइक बहुत ऑकवर्ड पोजीशन और बहुत लाइक काइंड ऑफ की अनप्लेजरेबल जो काइंड ऑफ पोजीशन बहुत लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करेगा. इन स्पाइट ऑफ कि आप उस पोजीशन को हटाओगे, मना करोगे, स्टिल वो पोजीशन बहुत लॉन्ग टाइम तक मेंटेन करके रखेगा. सो दैट इज नोन एज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी. उसके अलावा एम्यूटिज्म हो गया, है ना. सो ये सारे हमारे नेगेटिव सिम्टम्स में आते हैं, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया, स्किजोफ्रेनिया कब बोलेंगे, व्हेन एटलीस्ट 2 और मोर सिम्टम्स फॉर एटलीस्ट 1 month and at least 1 symptom must be either 1, 2 or 3. So like at least 2 symptoms होना चाहिए, at least 1 symptoms must either 1, 2, 3, ठीक है ना. So 2 symptoms हो या 2 से ज्यादा symptoms हो and इनमें से at least 1 symptoms हेलुसिनेशन, डिल्यूजन या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच होना ही होना चाहिए, ठीक है ना. एंड जो टोटल ड्यूरेशन है वो कितना होना चाहिए, टोटल ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इज 6 month, बट एक्टिव सिम्टम्स जो है वो 1 month है ना. सो लाइक अगर 1 महीने से एक्टिवली सिम्टम्स आ रहे हैं, एक्टिवली उसको हेलुसिनेशन आ रहा है, ऑडिटरी हेलुसिनेशन आ रहा है, डिल्यूजन आ रहा है, उसको एलोजिया है ना, क्या बोलते हैं, फ्लैट अफेक्ट है. सो लाइक एक्टिवली एक महीने से सिम्टम्स है, बट टोटल ड्यूरेशन जो है इलनेस का 6 month है, तो उसको हम स्किजोफ्रेनिया बोलेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5 क्राइटेरिया, ठीक है ना. सो स्किजोफ्रेनिया है ऑफ कोर्स सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन होगा, ठीक है ना. सो सोशल और ऑक्यूपेशनल डिसफंक्शन भी इसमें देखने को मिलेगा. सो एक तो हमारा DSM-5 क्राइटेरिया आपको याद करना है. सेकंड आपका यहाँ से दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप डबल ट्रिपल स्टार लगा लो, मेनी टाइम्स आस्क इन द नॉसेट एग्जाम. 4 A's सिम्टम्स ऑफ स्किजोफ्रेनिया क्या क्या होता है. सो सबसे पहले तो 4 A's में ये याद कर लो, ऑटिज्म, एसोसिएटिव लूजनेस, एम्बिवेलेंस एंड अफेक्ट ब्लंटिंग. 4 A's है ना. सो ऑटिज्म, एसोसिएटिव लूजनेस,
एम्बिवेलेंस एंड अफेक्ट ब्लंटिंग आर इंक्लूडेड इन द 4A सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा ये आता है एग्जाम में, ठीक है। ऑटिज्म का मतलब क्या होता है? ऑटिज्म का मतलब है सोशली विड्रॉल, मतलब कि उसके इलॉजिकल थॉट्स होंगे, वो अपनी ही दुनिया में होगा, डे ड्रीमिंग फैंटेसी में होगा, उसको जो जो रियल वर्ल्ड जो एग्जिस्टेंस कर रहा है वो उससे आउट ऑफ होगा, सो दैट इज सोशली विड्रॉल होगा। ऑटिज्म अलग ही दुनिया में चलेगा वो, सो दैट इज ऑटिज्म। उसकी खुद की दुनिया होगी, खुद की फैंटेसी डे ड्रीमिंग वाला दुनिया होगा, दैट इज ऑटिज्म, ठीक है। एसोसिएटिव लूजनेस का मतलब है आइडियाज आर नॉट लॉजिकली कनेक्टेड, मतलब कि वो बातें करेगा, अभी कुछ टॉपिक बोला, देन वो नेक्स्ट टॉपिक, देन थर्ड टॉपिक, देन फोर्थ टॉपिक, एंड वो सारे कनेक्टेड नहीं होंगे, दे आर इलॉजिकली होंगे, काइंड ऑफ वर्ड सैलेड। वर्ड सैलेड मैंने बताया था ना आपको, है ना, वर्ड सैलेड की तरह होगा कि इलॉजिकल वर्ड, मतलब कि आइडियाज होंगे, जो उसके थॉट्स होंगे, जो उसके जो आइडियाज होंगे वो इलॉजिकली कनेक्टेड होगा, कोई कनेक्शन नहीं होगा बीच में, वन टॉपिक से अनदर टॉपिक से थर्ड टॉपिक में आएगा, बट कोई कनेक्शन नहीं होगा, इलॉजिकल होगा पूरा, दैट इज एसोसिएटिव लूजनेस या लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। जो जो एसोसिएशन है उसमें प्रॉपर लूजनेस, प्रॉपर एसोसिएट नहीं कर पा रहा है वो चीजों को, ठीक है। एम्बिवेलेंस का मतलब क्या है? एम्बिवेलेंस का मतलब है कि साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग इम्पल्स फॉर लाइक एनी ऑब्जेक्ट्स हो गया, या फिर कोई पर्सन हो गया, या फिर कोई सिचुएशन हो गया, उसके लिए उसको कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग होगा कि यार ये अच्छा भी है बुरा भी है, सो दो फीलिंग एक साथ होगी, है ना। सो साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग, सो एम्बिवेलेंस मतलब कि दो फीलिंग होगी, ऐसे याद करो, एक ही टाइम पे डबल फीलिंग होगी, है ना। साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग इम्पल्स फॉर एनी ऑब्जेक्ट्स पर्सन और एनी सिचुएशन, सो दैट इज एम्बिवेलेंस। उसके अलावा अफेक्ट ब्लंटिंग में क्या होगा? लाइक नो इमोशनल एक्सप्रेशन, आपने उसको कोई जोक बोला, आपने कुछ उसको अच्छी चीजें बोली, कोई इमोशनली लाइक अच्छी चीज बोला, उसको खुश होना चाहिए, बट ऐसा कोई कुछ शो नहीं करेगा, सो दैट इज नो इमोशनल एक्सप्रेशन, so that is affect blunting. So autism, associative looseness, ambivalence and affect blunting, these all are the 4A symptoms of schizophrenia. Very important, you should remember this all 4A's, ठीक है। उसके बाद कभी कभी एग्जाम में क्या आता है कि स्किनर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में क्या क्या इंक्लूडेड है, एक्सेप्ट। तो एक्सेप्ट मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि वो सारे क्या इंक्लूड है, तभी आप एक्सेप्ट वाला हटा पाओगे, राइट, है ना। सो इसमें आपको कैसे याद करना है? सबसे पहले 3M होते हैं स्किनर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में, 3M है, दैट इज मेड फीलिंग, मेड इम्पल्स, मेड वोल्यूशन। सो मेड फीलिंग में क्या होगा कि फील इमोशन दैट डज नॉट फील लाइक योर ओन, है ना। सो वो मतलब जैसे कि किसी पार्टी में गया है, एकदम से पार्टी में गए, इट मीन्स की पार्टी समथिंग की खुशी की जगह है, तो वहां पे वो एकदम से वो सैड हो जाएगा एंड बोलेगा ये सैड मैं नहीं हुआ, वो जो नेबर है उसने मेरे अंदर कुछ डाल दिया जिसकी वजह से मैं सैड फील कर रहा हूँ। सो मतलब मेड फीलिंग मतलब किसी ने मेरे को फील ऐसा करा दिया है, ऐसे सोचो। सो मेड फीलिंग मतलब फील इमोशन दैट डज नॉट फील लाइक योर ओन, मतलब ये मेरा नहीं है। मेड फीलिंग हो या मेड इम्पल्स हो या मेड वोल्यूशन हो, वो तीनों में उसको क्या लगा, ये मेरा नहीं है, किसी ने मेरे पे कर दिया है, किसी ने मेरे अंदर ये इंट्रोड्यूस कर दिया है, ये मेरी खुद की नहीं है। सो मेड फीलिंग में किसी ने ये इमोशन मेरे अंदर डाल दिया है। मेड इम्पल्स मतलब कि सडनली उसको स्ट्रॉन्ग अर्ज होगा टू डू समथिंग, जैसे कि कोई एक रूम है, वो रूम में वो स्टार्ट कर देगा वॉकिंग करना, एंड दे सेड कि ये मैं खुद नहीं कर रहा हूँ, ये कोई सैटेलाइट मुझे कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से मैं यहाँ चल रहा हूँ। सो दैट इज लाइक any sudden strong urge to do something, and again it is not my, it is done by something else. So external power, external stimuli है जो मुझे करवा रहा है, ये मेरी नहीं है। मेड वोल्यूशन मतलब कि एक्शन, कोई एक्शन करेगा, जैसे कि वो बहुत सारा डिशेज वॉश करना स्टार्ट कर देगा एंड बोलेगा ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई रिमोट कंट्रोल कर रहा है उसकी वजह से ये हो रहा है। सो लाइक दैट। सो मेड फीलिंग, मेड इम्पल्स, मेड वोल्यूशन, 3 हो गया। देन थॉट इंसर्शन, थॉट विड्रॉल एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग। थॉट इंसर्शन मतलब somebody is inserted the thought, it is not my thought, है ना। विड्रॉल मतलब कि मेरे थॉट को ये विड्रॉ कर रहा है, एंड थॉट ब्रॉडकास्टिंग की जो मेरे थॉट है वो ब्रॉडकास्टेड हो रहा है, टीवी पे, न्यूज़पेपर पे दिख रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज 3T याद करना। सो 3M 3T। उसके अलावा ऑडिबल थॉट्स भी देखने सुनने उसको मिलता है, लाइक हियरिंग वंस थॉट स्पोकिंग अलाउड, जो उसके थॉट है वो स्पोकन अलाउडली हो रहा है, ठीक है ना। सो ऑडिबल थॉट्स हो गया। वॉइस आर्ग्यूइंग डिस्कसिंग, दैट इज द ऑडिटरी हेलुसिनेशन, फर्स्ट रैंक सिम्टम्स में आता है इन स्किनर्स। एंड वॉइस कमेंट्री, ठीक है ना। उसके अलावा सोमैटिक पैसिविटी, दैट इज फीलिंग ऑफ टच्ड और स्ट्रेंज अनएक्सप्लेन्ड सेक्सुअल सेंसेशन, दैट इज द सोमैटिक पैसिविटी, ठीक है ना। एंड डिल्यूजनल परसेप्शन। सो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्किनर्स
first rank symptoms. Very very important. 3M 3T audible thoughts, voice arguing or discussing, voice commentary, somatic passivity and delusional perception. Very simple. 3-4 बार याद करोगे, नहीं याद होगा अपनी छोटी कॉपी में इंक्लूड कर लो एंड इसको डेली देखो, याद हो जाएगा, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है. सो ये 3 हो गया, DSM 5 क्राइटेरिया हो गया, 4A सिम्टम्स हो गया और हमारा स्किनर्स फर्स्ट रैंक सिम्टम्स हो गया, ठीक है ना. उसके अलावा यहाँ से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर एंड बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर. तो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन स्किज़ोफ्रेनिया में कौन सा होता है, जिसकी जो ऑनसेट है वो एक्यूट हो, एक्यूट और एब्रप्ट ऑनसेट एकदम से हो जाए, है ना. सो एक्यूट और एब्रप्ट ऑनसेट हो, ऑनसेट जो है वो आफ्टर 35 इयर्स एज के बाद हो, लाइक आफ्टर 35 इयर्स एज के बाद, एंड कैटाटोनिक एंड पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है. यहाँ पे एक लाइन आपको याद करनी है, एक हमारा कैटाटोनिक होता है, एक हमारा पैरानॉइड होता है, रेजिडुअल होता है और एक हमारा डिसऑर्गेनाइज होता है. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस किसका है, सो दैट इज द हमारा कैटाटोनिक का सबसे एक्सेलेंट प्रोग्नोसिस है, सबसे बेस्ट प्रोग्नोसिस है. एंड बेस्ट बोले तो मतलब आफ्टर कैटाटोनिक के बाद गुड प्रोग्नोसिस किसका है, दैट इज पैरानॉइड का, ठीक है ना. सो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का आफ्टर कैटाटोनिक इसका गुड प्रोग्नोसिस है. सबसे वर्स्ट या सबसे बैड प्रोग्नोसिस फैक्टर किसका है, दैट इज डिसऑर्गेनाइज का सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस है, ठीक है ना. सो पैरानॉइड में क्या होता है कि सस्पिशियस होता है, उसको शक होगा, तो इस लाइक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में बेसिकली आपको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन देखने को मिलेगा. कैटाटोनिक में पर्सन जो होगा वो स्टिल हो जाएगा, सो लाइक स्टैचू या फिर एक्साइटेबल मोटर बिहेवियर होगा, बहुत लॉन्ग टाइम तक वो दौड़ा जा रहा है या फिर बहुत गंदा वाला पोजीशन, काइंड ऑफ स्टैचू की तरह पोजीशन बहुत देर तक ऐसे मेंटेन कर रखा है ना, तो दैट इज कैटाटोनिक. रेजिडुअल में लाइक लेफ्ट ओवर सिम्टम्स, मतलब कि स्किज़ोफ्रेनिया लाइक ऑलमोस्ट सिम्टम्स नहीं होगा, कुछ सिम्टम्स लेफ्ट ओवर सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे, लाइक कि सोशल विथड्रॉल हो गया, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ थोड़ा इंटरेस्ट. सो दैट इज द रेजिडुअल, बचा है ना, ऐसे याद करो. हेवेफ्रेनिक या फिर डिसऑर्गेनाइज, मतलब कि पूरा डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो लाइक कि इनएप्रोप्रिएट डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होगा, इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, इमोशन, लैंग्वेज, है ना, कोई ड्रेसिंग स्किल्स नहीं होगी, पुअर कंसंट्रेशन होगा, पुअर लाइक कम्युनिकेशन होगा, सो लाइक बिल्कुल ही बेकार होगा. सो दैट इज द डिसऑर्गेनाइज, एवरीथिंग इज डिसऑर्गेनाइज एंड इसका जो प्रोग्नोसिस है सबसे वर्स्ट होता है, सबसे बैड होता है, ठीक है ना. सो गुड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर अगर स्किज़ोफ्रेनिया अगर एक्यूट हो या फिर एब्रप्ट ऑनसेट हो, ठीक है. ऑनसेट अगर आफ्टर 35 इयर्स एज के बाद है, कैटाटोनिक एंड पैरानॉइड का. फीमेल में ऐसे याद करो, फीमेल ऑलवेज लाइक गुड, सो फीमेल में अगर स्किज़ोफ्रेनिया होगा तो गुड प्रोग्नोसिस होता है, ठीक है ना. प्रोमिनेंट पॉजिटिव सिम्टम्स अगर है, जैसे कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन अगर है तो गुड प्रोग्नोसिस है. प्रेजेंस ऑफ अफेक्टिव सिम्टम्स एंड अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ मूड डिसऑर्डर है तो गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर है. वेयरएज अगर आपने गुड प्रोग्नोसिस फैक्टर का याद कर लिया, उसका जस्ट अपोजिट होगा. बैड प्रोग्नोसिस फैक्टर कब होगा, अगर इंसीडियस क्या हो, अगर ऑनसेट अगर इंसीडियस है, धीरे धीरे हो रहा है, ठीक है ना. ऑनसेट अगर 30-20 ईयर्स से पहले हो गया है. सिंपल एंड डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया का जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत बैड होता है. मेल में हो गया, प्रोमिनेंट नेगेटिव सिम्टम्स है, अब्सेंस ऑफ अफेक्टिव सिम्टम्स हो गया, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो बैड प्रोग्नोसिस फैक्टर होगा, ठीक है ना. सो ये हमारा था स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में. ये 4 से 5 स्लाइड है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. जो ड्रग्स है वो हम लास्ट के जो हमारा साइकेट्रिक मेडिसिन जब हम डिस्कस करेंगे उसमें सारा ड्रग एक साथ करेंगे, इसलिए ड्रग हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में, ठीक है ना. कमिंग टू बाइपोलर डिसऑर्डर. सो बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, बाइपोलर मतलब कि दो पोल. सो बाइपोलर इज अ मूड डिसऑर्डर. मूड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा, दो पोल होंगे, एक हमारा गुड होगा, एक लाइक हाई होगा, एक लो होगा. तो हाई मतलब कि मेनिया या फिर हाइपोमेनिया होगा एंड लो में डिप्रेशन होगा. सो बाइपोलर डिसऑर्डर इज अ मूड डिसऑर्डर इन विच देयर इज लाइक क्या बोलते हैं, पर्सन में क्या होगा, क्या तो मेनिया होगा और हाइपोमेनिया हो गया एंड डिप्रेशन हो गया. सो दैट इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर. सो बाइपोलर 1 अगर पूछे एग्जाम में कि बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में क्या होता है, सो बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में हमारा मेनिया तो होगा ही होगा, मेनिया एपिसोडिक तो होगा ही होगा, उसके अलावा डिप्रेशन भी प्रेजेंट हो सकता है. सो लाइक 1 एपिसोड ऑफ मेनिया कंफर्म, उसके अलावा डिप्रेशन में भी प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट. सो दैट इज नोन एज बाइपोलर डिसऑर्डर 1. बाइपोलर डिसऑर्डर 2 में क्या होगा, मेजर डिप्रेशन होना ही होगा, उसके अलावा हाइपोमेनिया होगा, मेनिया नहीं होगा, हाइपोमेनिया होगा, ठीक है ना. सो बाइपोलर डिसऑर्डर 1 में मेनिया होगा, डिप्रेशन में और मे नॉट बी. बाइपोलर 2 में मेजर डिप्रेशन होगा बट एंड हाइपोमेनिया होगा, यहाँ पे मेनिया नहीं होगा. सो ऐसे याद करना है,
ठीक है। कमिंग टू मेनिया क्या होते हैं, सो मेनिया में क्या होता है, सब कुछ बढ़ जाता है, ऐसे याद कर लो। सो मेनिया में क्या होता है, दैट इज द एबनॉर्मली एलिवेटेड और इरिटेबल मूड फॉर एटलीस्ट 1 वीक। दिस ड्यूरेशन इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि कितने दिनों से। सो 1 वीक से एबनॉर्मली एलिवेटेड और इरिटेबल मूड, सो दैट इज नोन एज मेनिया। सो क्या क्या होगा उसमें, लाइक डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो गया, इम्पल्सिविटी हो गया, ग्रैंडियोसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ग्रैंडियोसिटी, फ्लाइट ऑफ आइडियाज, है ना, ये आया एग्जाम में बहुत बार आया, फ्लाइट ऑफ आइडियाज हो गया, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी, प्रेशर ऑफ स्पीच, है ना, बहुत जल्दी जल्दी बोलेगा, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, है ना, साइकोसिस सिम्टम्स भी दिखने लग जाएंगे। सो दैट इज मेनिया। टाइम पीरियड क्या है, 1 वीक है। हाइपोमेनिया मतलब क्या होता है, हाइपोमेनिया मतलब मेनिया वाले ही सिम्टम्स होंगे बट थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम एग्रेसिव होगा। सो एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 4 डेज है, ठीक है ना। सो लास्ट एटलीस्ट 4 डेज से हो एंड लेस सीवियर होगा। यहाँ पे साइकोसिस सिम्टम्स नहीं होगा, लाइक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन वगैरह सिम्टम्स नहीं दिखेंगे यहाँ पे ना। सो दैट इज हाइपोमेनिया, कम होगा, मेनिया से थोड़ा कम होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये 4 टर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने हैं। सो इसमें आपको बहुत सिंपल लाइन में आपको याद हो जाएगा, क्या, देखो, यूफोरिया। यूफोरिया में क्या होता है, यूफोरिया मतलब कि इंटेंस हैप्पीनेस एंड वेलबींग। उसको बहुत खुश लगेगा, बहुत मजा आएगा, उसको अच्छा लगेगा, सब कुछ बढ़िया बढ़िया लगेगा, मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा है ना, मतलब बिना ही किसी रीजन के खुश, बहुत हैप्पी फील करेगा। सो दैट इज यूफोरिया, इंटेंस हैप्पीनेस एंड वेलबींग। इलेशन मतलब कि ओवर चेयरफुल, उससे भी ज्यादा खुशी और ज्यादा एकदम लाइक एक्साइटेबल होगा कि हाँ बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही अच्छा सा लग रहा है। एंड एक्सिलेशन में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सिलेशन में वो खुश तो होगा ही, एलिवेटेड मूड तो होगा ही होगा, प्लस ग्रैंडियोसिटी होगा, मतलब कि वो बोलेगा मैं तो अभी पीएम मोदी से बात किया हूँ, पीएम मोदी से मिलके आया हूँ, मेरे घर आने वाला है, मेरे गॉड्स के साथ कनेक्शन है, मैं सारे डिजीज को क्योर कर सकता हूँ। सो ग्रैंडियोसिटी आ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे एक्सिलेशन, एकदम ऊपर लेवल पे चला गया। एंड एक्सटेसी में क्या होगा कि ओवरवेलमिंग जॉय, मतलब अपने आप को फील करेगा कि मैं हेवन में बैठा हूँ, है ना, इस तरीके का उसके अंदर फील करेगा, है ना। सो दैट इज नोन एज ओवरवेलमिंग जॉय। सो यूफोरिया, इलेशन, एक्सिलेशन एंड एक्सटेसी। सो ऐसे 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 आपको याद करना है, ठीक है ना। एक्सिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ग्रैंडियोसिटी प्रेजेंट होता है एंड एक्सटेसी में ओवरवेलमिंग जॉय फील होता है, ठीक है ना। सो ये हो गया, ये सारे हमारे इंक्रीज है ना, हमारा जो मूड है वो इंक्रीज हो रखा है, इसमें हैप्पीनेस इंक्रीज हो रखा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डिप्रेशन पे। सो यू नो डिप्रेशन इज वेरी सिंपल, लाइक सैडनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस, है ना। सो यहाँ पे एग्जाम, हम बेसिकली हम चीजें जो याद कर रहे हैं डेट इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर रहे हैं, हम डेफिनेशन एंड ऑल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो एग्जाम में चीजें आती है उस पर हमें ध्यान देना है। सो एग्जाम में बहुत बार आ रखा है माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर डिप्रेशन के बीच में डिफरेंशिएशन, लाइक वो एक स्टेटमेंट दे देते हैं 3 to 4 लाइंस का, एंड दे आस्क वेदर इट इज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डिप्रेशन। सो हमें वो की डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। सो माइल्ड डिप्रेशन कब बोलेंगे, जब मूड तो सैड होना ही होना, सैड डिप्रेशन है तो मूड सैड होगा ही होगा, राइट। तो सैड मूड होगा, डिक्रीज इंटरेस्ट होगा ऑफ कोर्स, माइल्ड स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, मतलब कि इंटरेस्ट कम होगा, मूड सैड होगा, डिस्टर्बेंस इन स्लीप, डिस्टर्बेंस इन ईटिंग, सब कुछ होगा। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि कैन स्टिल मैनेज डेली वर्क, जो भी डेली वो काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जो भी घर के काम करते हैं, वो मैनेज कर पाएगा, है ना। सो स्लाइट इम्पेयरमेंट होगा, स्लाइट इम्पेयरमेंट होगा, यू कांट नोटिस दैट, वो अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, है ना। सो दैट इज कैन स्टिल मैनेज डेली वर्क, स्लाइट इम्पेयरमेंट होगा, सो दैट इज नोन एज माइल्ड डिप्रेशन। मॉडरेट कब बोलेंगे, जब डिस्ट्रेस इज नोटिसिएबल, है ना, क्लियर डिफिकल्ट इन वर्क एंड सोशल लाइफ, मतलब कि यू कैन सी कि हाँ उसको थोड़ा डिफिकल्टीज तो हो रहा है बट वो कर रहा है, बट देयर इज डिफिकल्टी इन वर्क एंड देयर सोशल लाइफ जो है उसमें उसको डिफिकल्टी हो रही है। सो देयर इज क्लियर इम्पेयरमेंट हो रहा है, ठीक है ना। एंड सीवियर में क्या होगा, सीवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज मेजर इम्पेयरमेंट। मेजर इम्पेयरमेंट होगा मतलब कि अनएबल टू वर्क और केयर फॉर सेल्फ, जो भी वो काम कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, इनफैक्ट खुद का सेल्फ केयर भी नहीं कर पाएगा। एंड यहाँ पे द इंपॉर्टेंट थिंग की सुसाइडल रिस्क है, सुसाइडल थॉट्स आएंगे एंड साइकोसिस सिम्टम्स से प्रेजेंट होगा, लाइक हेलुसिनेशन, डिल्यूजन। तो जब भी अगर एग्जाम में आया सीवियर डिप्रेशन पे आ रखा था, अगर एग्जाम में उन्होंने बोल दिया कि उनको लाइक परसिस्टेंटली सैडनेस है, देयर इज हेलुसिनेशन, डिल्यूजन आ रहा है उसके, है ना, सुसाइडल आइडिएशन आ रहा है, अनेबल टू वर्क और केयर फॉर सेल्फ, सो इट मींस इट इज सीवियर डिप्रेशन में आता है। ये आपको डेफिनेशन याद करना है, माइल्ड का, मॉडरेट का, सीवियर का। माइल्ड में सिंपल, कैन स्टिल मैनेज डेली वर्क, स्लाइट इम्पेयरमेंट। मॉडरेट में
क्लियर डिफिकल्ट इन वर्क एंड सोशल लाइफ मतलब कि क्लियर इंपेयरमेंट होगा, क्लियर डिफिकल्ट इन वर्क एंड सोशल लाइफ मतलब कि क्लियर इंपेयरमेंट होगा, एंड सीवियर में मतलब कि मेजर इंपेयरमेंट होगा, सुसाइडल रिस्क आएंगे, साइकोसिस सिम्टम्स होगा, अनेबल टू वर्क और केयर फॉर सेल्फ, सो दैट इज अ सीवियर डिप्रेशन। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं जैसे कि एटिपिकल डिप्रेशन, मेलैंकोलिक डिप्रेशन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। तो इसके बीच में डिफरेंशिएशन आपको याद करना है। कैसे याद होगा? बहुत सिंपल है। क्या है एटिपिकल डिप्रेशन? क्या होता है एटिपिकल डिप्रेशन? मतलब कि एटिपिकल है मतलब कि यहाँ पे मूड रिएक्टिविटी होगा, मतलब कि जो पर्सन का जो मूड है ना वो टेम्परली इंप्रूव हो जाएगा, कुछ भी पॉजिटिव चीज उसके साथ होगा, लेट्स सपोज उसके मार्क्स अच्छे आ गए, एकदम से वो खुश हो जाएगा। सो देयर इज टेम्परली इंप्रूवमेंट इन देयर मूड। सो मूड टेम्परली इंप्रूव विथ पॉजिटिव इवेंट, कुछ भी पॉजिटिव इवेंट्स होंगे तो उसका जो मूड है फॉर टेम्पररी पर्पस के लिए वो एलिवेट हो जाएगा। सो दैट इज मूड रिएक्टिविटी। सो एटिपिकल डिप्रेशन में क्या देखने को मिलता है? मूड रिएक्टिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे ना और क्या होता है, दैट इज एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज हाइपरफेजिया, इंक्रीज स्लीप, दैट इज हाइपरसोमनिया, लीड इन पैरालिसिस देखने को मिलता है, दैट इज हैवी फीलिंग इन लाइक आर्म और लेग, और रिजेक्शन सेंसिटिविटी। तो आपको एटिपिकल डिप्रेशन में क्या याद करना है? सिंपल याद करना है, दैट इज इंक्रीज ईटिंग, इंक्रीज स्लीपिंग और लाइक लीड इन पैरालिसिस। अगर आपका वर्ड आ गया एग्जाम में एंड मूड रिएक्टिविटीज के साथ वर्ड आ गया तो इसका मतलब है एटिपिकल डिप्रेशन, सिंपल। ठीक है, कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है? मेजर मतलब कि persistent sadness of mood, persistent sadness of mood with any of these 5 symptoms। अगर इनमें से कोई 5 symptoms है प्लस persistent sadness of mood है, क्योंकि डिप्रेशन है तो sadness तो होना ही होना है। So persistent sadness of mood with any of these 5 symptoms for 2 weeks, then it is known as major depressive disorder। ठीक है ना? So क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? स्लीप या तो इंक्रीज हो सकता है या तो डिक्रीज हो सकता है। ठीक है ना? सो स्लीप इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। हमने यहाँ पे पढ़ा ना हाइपरसोमनिया, तो यहाँ पे हाइपोसोमनिया भी हो सकता है, हाइपरसेमनिया भी हो सकता है। इंटरेस्ट डिक्रीज होगा, दैट इज एनिडोनिया हो गया। गिल्ट होगा, लाइक वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेस, दैट इज ट्रायड, है ना? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड है ना ऑफ डिप्रेशन, दैट इज वर्थलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड होपलेसनेस। उसको कोई होप नहीं है फ्यूचर में, मैं किसी काम का नहीं हूं, और हेल्पलेसनेस फील करेगा, सो दैट इज द ट्रायड, है ना? सो गिल्ट होगा, वर्थलेस, होपलेस, हेल्पलेसनेस। एनर्जी लो होगा, कंसंट्रेशन पुअर होगा, एपिटाइट चेंज हो जाएगा, या तो डिक्रीज हो गया या फिर इंक्रीज हो गया। साइकोमोटर रिटार्डेशन, एजिटेशन, सुसाइडल थॉट्स। सो अगर इनमें से कोई 5 सिम्टम्स हो प्लस परसिस्टेंटली सैडनेस ऑफ मूड हो फॉर 2 वीक, तो उसको हम बोलते हैं मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। ये वाले सिम्टम्स कैसे याद करने हैं? विद निमोनिक ऑफ साइज कैप्स। S for sleep, I for interest, G for guilt, E for energy, C for concentration poor, A for appetite change and P for psychomotor retardation and S for suicidal thoughts। So size cap से आपको ये जो इसकी निमोनिक है ये याद हो जाएगा। ठीक है ना? Then again one important question is most common cause of suicide overall। So most common cause of suicide overall is the major depressive disorder। Major depressive disorder is the most common cause of suicide। very very important। सुसाइड के बहुत सारे फैक्टर है, बट द मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुसाइड। एंड द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सुसाइड इज इन द वर्ल्ड इज हैंगिंग। बाई हैंगिंग इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सुसाइड। सो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। ठीक है ना? उसके बाद एक और टर्म है, दैट इज मेलैंकोलिक डिप्रेशन। सो मेलैंकोलिक डिप्रेशन इज आल्सो द लाइक सीवियर टाइप ऑफ डिप्रेशन, जिसमें आपको डिप्रेशन तो होगा ही होगा, लाइक डिप्रेशन एज अबव, बट उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट फीचर्स उसमें देखने को मिलेगा, दैट इज अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग 2 आवर्स। मतलब लाइक लेट्स सपोज अगर वो इंसान 6 AM पे उठता था, वो 4 AM से उठ जाएगा। सो लाइक 2 आवर्स पहले उसकी उठ जाएगा, दैट इज नोन एज अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग 2 आवर्स एंड डिप्रेशन होगा, सो उसको हम बोलेंगे मेलैंकोलिक डिप्रेशन। ठीक है ना? सो दैट इज मेलैंकोलिक। उसके अलावा डिप्रेशन पेशेंट में कुछ साइन देखने को मिलता है बेसिकली मेलैंकोलिक डिप्रेशन में, दैट इज ओमेगा साइन एंड वेरागुथ आईलिड फॉल। सो ओमेगा साइन सी, दिस इज द ओमेगा साइन,
दिस इज द ओमेगा साइन बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर मसल्स जो है यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ पे ओमेगा टाइप का साइन आपको देखने को मिलेगा. सो दैट इज द ओमेगा साइन. एंड सेकेंड वन इज द वेरागोथ आईलिड फोल्ड. अगेन यहाँ पे ना ट्राइंगुलर शेप का आईलिड का फोल्ड हो जाता है. सो दैट इज नोन एज वेरागोथ आईलिड फोल्ड, ओमेगा साइन, सीन इन डिप्रेशन और मेलैंकोलिक डिप्रेशन. ठीक है ना. उसके अलावा कुछ स्केल्स होते हैं डेट इज यूज इन डिप्रेसिव पेशेंट. दैट इज द हैमिल्टन रेटिंग स्केल, बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी, मोंटोगोमेरी असबर्ग रेटिंग स्केल, पेशेंट हेल्थ क्वेश्चनेयर 9. सो ये सारे रेटिंग स्केल है जो आपको याद करना है. ठीक है ना. जस्ट नो द नेम. आपको कुछ इसके अंदर नहीं जाना, जस्ट नो द नेम. अगर एग्जाम में आया तो आप बता सकते हो कि यस हैमिल्टन रेटिंग स्केल यूज इन द डिप्रेशन पेशेंट. ठीक है ना. हो गया. सो ये हमने डिप्रेशन के बारे में पढ़ लिया. तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने स्किजोफ्रेनिया पढ़ लिया, हमने डिप्रेशन पढ़ लिया. ठीक है. अगेन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज के रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड. यहाँ से भी एमसीक्यू आ रखा है. तो रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड में क्या है? फर्स्ट द मेल. मेल में सबसे ज्यादा चांसेस होता है सुसाइड करने का. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एज में एक तो यंग एडल्ट और एल्डरली वाले दोनों ग्रुप के ज्यादा चांसेस होते हैं, यंग एडल्ट एंड एल्डरली. ठीक है ना. उसके अलावा द पर्सन हु हैव नो स्पाउस और अदर सोशल सपोर्ट, है ना, लाइक विडोज हो गया, डाइवोर्स हो गए, है ना. सो इनमें सबसे ज्यादा कॉमन होता है सुसाइड के रिस्क. लैक ऑफ सोशल सपोर्ट, नो स्पॉज, ये सारे लोग हो गए. मेडिकल और फिजिकल इलनेस, लाइक कोई सिकनेस है लॉन्ग टर्म से, डिप्रेशन है, प्रीवियस अटेम्प्ट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वो डिप्रेसिव है, अगर वो प्रीवियस अटेम्प्ट है, हाई रिस्क फैक्टर. दिस इज द हाई रिस्क फैक्टर, प्रीवियस अटेम्प्ट. उसके अलावा अल्कोहल, इथेनॉल और अल्कोहल ड्रग अब्यूज, दिस इज आल्सो द रिस्क फैक्टर हाई है, बट द मोस्ट हाई इज द प्रीवियस अटेम्प्ट वाला. रेशनल थिंकिंग लॉस, साइकोसिस वाले पर्सन हो गया. एंड ऑर्गेनाइज्ड प्लान, जो बहुत ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग को करते हैं वो हो गए. सो इसका जो निमोनिक है फॉर सुसाइड, रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड, दैट इज द सैड पर्सन. सैड पर्सन ही सुसाइड करते हैं, राइट, है ना. तो सैड में एस हमारा सेक्स में मेल हो गया, ए में हमारा एज हो गया, दैट इज यंग एडल्ट एंड एल्डरली, डी में हमारे डिप्रेशन वाले लोग हो गए. ठीक है. पी में हमारा हो गया कि प्रीवियस अटेम्प्ट अगर उन्होंने कर रखा है. ई मतलब कि इथेनॉल और ड्रग अब्यूज हो गया. आर मतलब कि रैशनल थिंकिंग लॉस. एंड एस मतलब कि हमारे जो नो स्पॉज हो गए, है ना, लैक ऑफ सोशल सपोर्ट. ठीक है. ओ मतलब कि ऑर्गेनाइज्ड प्लानर. एन मतलब कि हमारे एन मतलब कि नो स्पॉज. एंड एस मतलब कि अगर किसी का यहाँ पे एस मैंने यहाँ पे लिखा था सोशल सपोर्ट. ठीक है ना. सो ये हमारे आपको ऐसे निमोनिक से याद कर सकते हो, अदरवाइज 2-3 बार पढ़ोगे तो वैसे भी याद हो जाएगा. ठीक है ना. सो रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड इज सैड पर्सन. ये सारे में सबसे हाईएस्ट किसका है? प्रीवियस अटेम्प्ट वालों का. ठीक है. उसके बाद आता है वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, अगर मैंने आपको ओबीजी पढ़ाया था, तो ओबीजी में पोस्टपार्टम आपने पढ़ा था ब्लूज, पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस देखने को मिलता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, है ना. सो वो क्या होता है? तो ठीक है. सो मैंने बोला था जब मैं आपको साइकियाट्री पढ़ाऊंगी तो उस टाइम मैं वो कवर कराऊंगी. बहुत सिंपल वे में कवर करना है. ठीक है. सो दैट इज फर्स्ट 2 to 3 days after delivery. 2 to 3 days, very important. 2 to 3 days after delivery and resolve within 10 to 14 days. So like within 10 to 14 days में resolve हो जाएगा. and 2 to 3 days after delivery start होगा. and क्या होगा उसमें? mild depression वाले symptoms होंगे, irritability होगी और crying spells आएंगे. so that is known as postpartum blues. postpartum blue, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. सो क्या होगा? माइल्ड डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी होगा, क्राइंग स्पेल्स आएंगे, दैट इज पोस्टपार्टम ब्लू. 2 to 3 days के बाद स्टार्ट होगा और विद इन 10 to 14 days में रिजॉल्व हो जाएगा. क्या ट्रीटमेंट है? कुछ भी देना नहीं होता है, कोई मेडिसिन वगैरह नहीं देना होती है, सिंपल रीएश्योर करनी होती है और हमें मॉनिटर करना होता है. ठीक है ना. मॉनिटर करना होता है कि कुछ आगे एडवांस ना हो जाए. सो दैट इज नोन एज पोस्टपार्टम ब्लू. ठीक है. उसके अलावा सेकेंड है कि अगर ये स्टार्ट होगा विद इन 4 week आफ्टर डिलीवरी, एंड यहाँ पे क्या होगा कि मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन सिम्टम्स होंगे, सुसाइडल आइडिएशन आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुसाइडल थॉट्स, सुसाइडल आइडिएशन आएंगे. एंड पुअर बॉन्डिंग विद बेबी होगा. सो दैट इज नोन एज पोस्टपार्टम डिप्रेशन. सुना है ना आपने? पोस्टपार्टम डिप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज एंटी डिप्रेशन एंड साइकोथेरेपी. ठीक है. थर्ड क्या है कि अगर ऑनसेट विद इन 2 week आफ्टर डिलीवरी, एंड इसमें अगर आपको डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर दिखने लग जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क ऑफ इन्फेंटिसाइड, मतलब अपने बेबी को किल भी कर सकती है अगर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल जाए. सो दैट इज नोन एज पोस्टपार्टम साइकोसिस, द सीवियरेस्ट फॉर्म, है ना. सो पोस्टपार्टम ब्लूज
अगर मैनेज नहीं किया तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड देन पोस्टपार्टम साइकोसिस भी हो सकता है, एंड दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन, दिस इज साइकेट्रिक इमरजेंसी, एंड इसका जो ट्रीटमेंट है दैट इज एंटी साइकोटिक एंड एंटी डिप्रेशन, एंड इनफैक्ट हमें पेशेंट को एडमिट करने पड़ते हैं, ठीक है ना। सो ये बहुत सिंपल वे में आपको याद हो जाएगा, पोस्टपार्टम ब्लू, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एंड पोस्टपार्टम साइकोसिस, ठीक है। ये आप जो की वर्ड्स है ना ये याद कर लो, रिस्क ऑफ इन्फेंटिसाइड कहाँ पे है, पोस्टपार्टम साइकोसिस में है। साइकोसिस आ गया तो ऑफकोर्स यहाँ पे डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आएगा। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में क्या होगा, मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन होगा, ठीक है। सुसाइडल आइडिएशन आएंगे क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो गया है, तो सुसाइडल आइडिएशन आएंगे, पुअर बॉन्डिंग विद बेबी हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो। उसके बाद कमिंग टू ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में क्या होता है, या तो ये सिर्फ इन अटेंशन होगा, इसमें तीन चीजें देखने को मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में तीन चीजें होती है, एक होता है इन अटेंशन, सेकेंड होता है हमारा हाइपर एक्टिविटी, एंड थर्ड होता है इम्पल्सिविटी, ठीक है ना। सो IHI ऐसे याद करो, इन अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। सो या तो जो बेसिकली लेस देन 12 ईयर्स में स्टार्ट होता है। सो अगर या तो सिर्फ इन अटेंशन होगा, या फिर हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी होगा, या फिर इन अटेंशन प्लस हाइपर एक्टिविटी इम्पल्सिविटी सब कुछ होगा। सो इन अटेंशन का मतलब है कि बहुत इजिली डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, इन अटेंशन मतलब बहुत अटेंशन बहुत कम है। सो इजिली डिस्ट्रैक्टेड, पुअर कंसंट्रेशन, डज नॉट फिनिश टास्क, फॉरगेटफुलनेस, सो ये सारा हमारे क्या है, इन अटेंशन। हाइपर एक्टिव मतलब कि फिजिटिंग है, लाइक बहुत कीप मूविंग तेरे बॉडी का, हाथ पैर मूव करता ही रहता है, रनिंग, क्लिम्बिंग एक्सेसली, टॉक एक्सेसली, डिफिकल्टी सिटिंग स्टिल, सो दैट इज हाइपर एक्टिव, बहुत ज्यादा एक्टिव है। इम्पल्सिविटी मतलब कि इंटरप्ट द अदर, ब्लट आउट आंसर, डिफिकल्टी वेटिंग देयर टर्न, है ना। सो इम्पल्सिव है, बहुत ज्यादा इम्पल्सिवनेस उसके अंदर है। सो अगर ये इसका ड्यूरेशन मोर देन 6 मंथ हो तो उसको हम ADHD बोलते हैं, एंड उसके साथ साथ इट शुड बी स्टार्ट बिफोर द एज ऑफ 12, एंड इट शुड बी प्रेजेंट एटलीस्ट 2 सेटिंग पे प्रेजेंट हो, या तो घर मतलब 2 सेटिंग, लाइक होम एंड स्कूल में ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट है, होम एंड वर्क पे प्रेजेंट है, सो दैट इज 2 सेटिंग्स पे प्रेजेंट हो, एंड इट कॉज द फंक्शनल इम्पेयरमेंट, सो दैट इज नोन एज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है ना। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट में हमारा स्टिमुलेंट आते हैं, स्टिमुलेंट में जैसे कि मिथाइल फेनिडेट हो गया, एम्फेटामाइन हो गया, बट ये लेस देन 6 इयर्स में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, तो उसमें हम नॉन स्टिमुलेंट हो जैसे कि एटोमोक्सिटिन हो गया, क्लोनिडीन हो गया, ठीक है ना। अगर आपसे ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो मिथाइल फेनिडेट बोलना है ना, एम्फेटामिन या फिर मिथाइल फेनिडेट, ठीक है ना। सो दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। अगर आप ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछे तो बिहेवियरल थेरेपी इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, ठीक है। सो ये हमारा हो गया अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के बारे में। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन से कि स्किजोफ्रेनिया, डिप्रेशन एंड दिस अल्कोहल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ADHD इज नॉट दैट मच कॉमन, बट यस they can ask, but yes schizophrenia, depression and third alcohol is something very very important, you should know। अल्कोहल में सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट क्या है, दैट इज द अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स। सो जैसे ही अल्कोहल को स्टॉप करते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो द सिम्टम्स दैट इज लाइक एट 6 to 12 आवर्स, सो लाइक आफ्टर लास्ट ड्रिंक ऑफ 6 to 12 आवर्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, दैट इज ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी। अभी याद हो जाएगा आपको, बहुत सिंपल वर्ड बताऊंगी तो याद हो जाएगा आपको। ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी होगा मतलब कि बीपी बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, एंजाइटी होगा, ट्रेमर्स होगा, स्वेटिंग होगा, सो दैट इज ऑटोनोमिक हाइपर एक्टिविटी होगा। मोस्ट कॉमन क्या होगा, मोस्ट कॉमन इज ट्रेमर। So most common symptoms in after 6 to 12 hours of last drinking is the tremor is the most common symptoms। उसके 12 to 24 hours of last drink में क्या देखने को मिलेगा, hallucination plus orientation intact होगा। very very important जिसको हम बोलते हैं alcoholic hallucinosis, है ना। alcoholic hallucinosis कब देखने को मिलेगा, in 12 to 24 hours। किसी भी तरीके का MCQ आ सकता है। most common symptoms after 6 hours of drink, that is the tremor। एल्कोहलिक हेलुसिनेसिस कब दिखता है, आफ्टर 12 to 24 आवर्स। इसमें आपको हेलुसिनेशन होगा जैसे कि ऑडिटरी हेलुसिनेशन एंड टेक्टाइल हेलुसिनेशन मोस्ट कॉमन होगा। टेक्टाइल में से लगे कोई बग्स उसके ऊपर चल रहा है ना। एंड द इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। अभी भी उसका ओरिएंटेशन इंटैक्ट है, वो अपने आप को समझ पा रहा है कहाँ पे है, द टाइम प्लेस एंड पर्सन एवरीथिंग ही नोज, है ना, ही और शी नोज, राइट। सो ओरिएंटेशन क्या है, इंटैक्ट रहेगा। आफ्टर 24 to 48 आवर्स ऑफ लास्ट ड्रिंक में क्या आ जाएगा, GTCS आ जाएगा, मतलब कि हेलुसिनेशन, ट्रेमर, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, बीपी बढ़ा रहेगा, ये सब तो रहेगा। उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, GTCS, सीजर्स आने लग जाएंगे।
है ना, जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर आने लग जाएंगे। उसके 48 टू 72 आवर्स के बाद, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे सब कुछ सिवियर होता जा रहा है। सो 48 टू 72 आवर्स में डिलीरियम ट्रेमेंस हो जाएगा, मतलब कि हेलुसिनेशन के साथ साथ उसको डिस्टर्ब कॉन्शियसनेस, लॉस ऑफ ओरिएंटेशन टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, है ना, कोमा में भी जा सकता है। सो दैट इज द डिलीरियम ट्रेमेंस हो जाएगा। तो कैसे याद करना है, 6 टू 12 आवर्स, 12 टू 24 आवर्स, 24 से 48 आवर्स एंड 48 से 72 आवर्स। सबसे पहले क्या होगा, ट्रेमर होगा, फिर क्या होगा, हेलुसिनेशन आएगा, देन क्या होगा, सीजर आएंगे, देन क्या होगा, डी मतलब डिल्यूजन हो जाएगा। ठीक है ना। सो ट्रेमर, हेलुसिनेशन, सीजर एंड डिल्यूजन, सो ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है। देन द इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो बहुत बार आ रखा है, दैट इज का ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विड्रॉल। सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्कोहल विड्रॉल इज बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन जैसे कि डायजिपैम हो गया, डायजिपैम हो गया, लोराजिपैम हो गया, लोराजिपैम हो गया, क्लोर डायजिपोक्साइड हो गया। बट अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ लेना कि अगर एग्जाम में ऐसे डायजिपैम भी है, लोराजिपैम भी है, ऑक्सीजिपैम भी है, क्लोरडाइजिपोक्साइड भी है, तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस क्या बोलना है, देन ड्रग ऑफ चॉइस इज क्लोर डायजिपोक्साइड, क्लोर डायजिपोक्साइड। ठीक है ना। ठीक है। बट अगर लीवर फेलियर का पेशेंट, ऑफ कोर्स जो अल्कोहलिक पेशेंट होते हैं उनमें लीवर फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो अगर लीवर फेलियर का पर्सन है एंड विड्रॉल सिम्टम्स भी आ रहे हैं, तो हम कौन सा बेंजोडाइजिपिन देंगे, द सेफेस्ट बेंजोडाइजिपिन इन द लीवर फेलियर पेशेंट इज, दैट इज, कैसे याद करना है, लोट मतलब कि लोराजिपैम, ऑक्साजिपैम, टिनोजिपैम। याद हो गया, लोराजिपैम, ऑक्साजिपैम, टिनाजिपैम, दैट इज लोट, है ना, लोट इज सेफेस्ट बेंजोडाइजिपिन ड्रग इन द लीवर फेलियर पर्सन। ठीक है। तो हम विड्रॉल के लिए हम बेंजोडाइजिपिन्स देते हैं, उसके साथ साथ हम एंटी क्रेविंग भी देते हैं। सो एंटी क्रेविंग में हम क्या देते हैं, दैट इज हम नेलट्रिक्सोन एंड एकम्प्रोसेट देते हैं। एकम्प्रोसेट, है ना, ये दोनों में से कोई भी एक देते हैं। बट अगर आपसे पूछे ड्रग ऑफ चॉइस पूछ ले, मतलब कि बेस्ट कौन है, नेलट्रिक्सोन एंड एकम्प्रोसेट में कौन बेस्ट है, तो नेलट्रिक्सोन इज द मोस्ट बेस्ट, है ना। सो नेलट्रिक्सोन इज द मोस्ट बेस्ट, देन एकम्प्रोसेट है। सो ये हमारा, एक तो हमने विड्रॉल के लिए हमने बेंजोडाइजिपिन दे दिया, प्लस हमने एंटी क्रेविंग के लिए हमने ये दे दिया, उसके साथ हम आईवी लाइन वगैरह दे, इससे हम लाइक थायमिन, फ्लूइड, वो तो हमें देना ही है पेशेंट को, थायमिन और फ्लूइड हो गया, एबीसी प्रॉपर मैनेज करना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, है ना, ये तो हमारा मेडिकल हो गया। हम साइकियाट्रिक पढ़े, सो बिकॉज ऑफ दैट हम ये इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। ठीक है ना। ठीक है। उसके अलावा वन मोर इंपॉर्टेंट की अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम, मतलब कि अल्कोहल टॉक्सिसिटी में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी एमसीक्यू आता है, दैट इज मैक इवन साइन। तो इंपॉर्टेंट इज द वर्निस्कस एनकेफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस। बट थोड़ा सा बस याद कर लो आप, मैक इवन साइन में लाइक लीवर सिरोसिस देखने को मिलता है, लाइक असाइटिस देखने को मिलेगा, क्योंकि लीवर फेलियर तो ऑफकोर्स होना ही होना है ना। मॉर्बिड जेल्सी देखने को मिलता है, मॉर्बिड जेल्सी और ओथेलो सिंड्रोम, मतलब कि ओथेलो मैंने आपको पढ़ाया था स्टार्टिंग में, याद करो, ओथेलो मतलब कि माय वाइफ इज डूइंग हेलो विद समवन, तो मतलब उसको लगेगा कि जो उसका जो पार्टनर है वो मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रस्टवर्दी नहीं है ना, चीट कर रहा है। सो माय वाइफ इज डूइंग हेलो विद समवन एल्स, दैट इज नोन एज मॉर्बिड जेल्सी और ओथेलो सिंड्रोम। सो मैक इवन साइन, मॉर्बिड जेल्सी, ओथेलो सिंड्रोम हो गया, एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज वर्निस्किस एनकेफेलोपैथी। सो वर्निस्किस एनकेफेलोपैथी क्यों बेसिकली देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ विटामिन B1 डेफिशिएंसी की वजह से, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से, है ना, थायमिन की डेफिशिएंसी की वजह से वर्निस्किस एनकेफेलोपैथी देखने को मिलता है, दैट इज द न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलता है, एंड दिस इज द रिवर्सिबल। आपने अगर विटामिन B1 दे दिया, थायमिन दे दिया, तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। इसमें क्या होता है, वर्निस्किस एनकेफेलोपैथी में क्या देखने को मिलता है, दैट इज गोवा। क्या याद करना आपको, गोवा में ग्लोबल कंफ्यूजन वो इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया, तो निस्टैग्मस ऐसा साइन देखने को मिलेगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, और ए इज ऑप्थेल्मोप्लेजिया एंड ए इज अटेक्सिया, दैट इज अनस्टेडी गेट, है ना, अनस्टेडी गेट। So global confusion, ophthalmoplegia, ataxia, that is unsteady gait. So GOA symptoms seen in Wernicke's encephalopathy, and this is the reversible if you give vitamin B1 infusion IV, है ना। बट अगर आपने ट्रीट नहीं किया राइट टाइम पे, then this Wernicke's encephalopathy will convert into Korsakoff's psychosis, and Korsakoff psychosis is the irreversible stage.
इसमें क्या होगा, इरिवर्सिबल है, इसमें क्या होगा, एंटीरोग्रेड एमनेसिया होगा और रेट्रोग्रेड एमनेसिया होगा। एंटीरोग्रेड एमनेसिया का मतलब कि कांट फॉर्म द न्यू मेमोरी, है ना। एंटीरोग्रेड मतलब कि कांट फॉर्म न्यू मेमोरी, न्यू मेमोरी फॉर्म नहीं कर पाएगा, कांट फॉर्म न्यू मेमोरी। एंड रेट्रोग्रेड एमनेसिया मतलब कि पास्ट मेमोरी भी क्या होगा, भूल जाएगा, पास्ट मेमोरी क्या हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा। तो इसमें जो स्पेस जो बचेगा ना, उसमें क्या हो जाएगा, कॉन्फबुलेशन, कॉन्फबुलेशन मतलब कि मेकिंग स्टोरीज टू फिल दिस गैप, क्योंकि वो न्यू मेमोरी फॉर्म नहीं कर पा रहा है एंड पास्ट मेमोरी भूल गया, तो उसके बीच में जो स्पेस बचेगा उसमें वो कुछ ऐसे कुछ भी चीजें भर देगा, दैट इज नोन एज कॉन्फबुलेशन। तो अलग अलग कुछ स्टोरीज बना देगा, है ना। सो दैट इज सीन इन कॉर्सक साइकोसिस, ठीक है ना। सो कॉन्फबुलेशन, एंटीरोग्रेड एमनेसिया, रेट्रोग्रेड एमनेसिया, एंड जो स्पेस बचेगा उसमें कॉन्फबुलेशन हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज नोन एज कोर्साकॉफ्स साइकोसिस, ठीक है ना। सो ये हमारा इंपॉर्टेंट चीज हो गया, अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम और टॉक्सिसिटी, एल्वर्निस्किस एन्केफेलोपैथी एंड कोर्साकॉफ साइकोसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल कौन है, इरिवर्सिबल कौन है, किसमें क्या सिम्टम्स होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। कमिंग टू वन मोर इंपॉर्टेंट जहां से एमसीक्यू आ रखा है नॉर्सेट में, दैट इज की लीगल लिमिट ऑफ अल्कोहल, मतलब कि कितने लिमिट तक पीकर ड्राइविंग कर सकते हैं, ऐसे याद कर लो कि कितना पी के हम ड्राइविंग कर सकते हैं। सो दैट इज द लीगल लिमिट ऑफ अल्कोहल, दैट इज द ब्लड अल्कोहल कंसेंट्रेशन बोले तो 30 mg%, 30 mg% अगर है तो आप ड्राइविंग कर सकते हैं। क्रिटिकल लेवल 150 mg%, है ना। 150 mg% को हम क्रिटिकल लेवल बोलते हैं क्योंकि इनकोऑर्डिनेशन हो जाता है, यहाँ से इनकोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है। सो दैट इज द क्रिटिकल लेवल, ठीक है। इसमें भी लाइक माइल्ड मॉडरेट सीवियर होता है, उतना आपको जाना नहीं, ठीक है। वन मोर इंपॉर्टेंट, हीरोइन टॉक्सिसिटी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, नैलोक्सोन, एंड हीरोइन विथड्रॉल ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, मेथाडोन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस, अभी तो हमने अल्कोहल विथड्रॉल को कैसे मैनेज करना है वो हमने पढ़ा था। नो कि अगर अल्कोहल डिपेंडेंस को कैसे मैनेज करना है, कोई है जो अल्कोहल डिपेंडेंस है एंड दे वांट टू, अब मुझे अल्कोहल नहीं पीना है, तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे, तो उसमें हम पहले डिटेरेंट थेरेपी देते हैं, दैट इज नोन एज अवर्जन थेरेपी देते हैं, दैट इज नोन एज डाइसल्फिरैम देते हैं। सो डाइसल्फिरैम में क्या होगा कि अगर डाइसल्फिरैम दिया है एंड अगर उन्होंने अल्कोहल ले लिया तो उसमें अनप्लेजेंट रिएक्शन होगा, अनप्लेजेंट रिएक्शन होगा, दैट इज लाइक फ्लशिंग, हेडेक, nausea, vomiting, palpitations, hypotension, anxiety होगा बिकॉज ऑफ द एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेशन की वजह से, ठीक है ना। एंड सेकेंड हम एंटी क्रेविंग ड्रग देते हैं, दैट इज नैल्ट्रिक्सोन और एक्म्प्रोसेट। सो दैट इज फॉर मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल डिपेंडेंस, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं फॉर अल्कोहल डिसऑर्डर पेशेंट के लिए, दैट इज लाइक केस क्वेश्चनियर हो गया, मास दैट इज मिकिगन अल्कोहल स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑडिट दैट इज अल्कोहल यूज डिसऑर्डर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। ये जैसे आपको टेस्ट याद करना है क्योंकि ना एग्जाम में बहुत बार नॉसेट में इस तरीके का एमसीक्यू भी आ रखा है, तो यू जस्ट नो द नेम कि हाँ ये किसके लिए यूज होता है। तो केस क्वेश्चनियर, मास, ऑडिट, इट इज यूज फॉर अल्कोहल डिपेंडेंस के लिए, है ना, अल्कोहल डिसऑर्डर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट होती है, ठीक है ना। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, मतलब आज हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी है। एक और वीडियो आएगी, मतलब दो आएगी, एक जो आएगी उसमें हमारे सारे टर्मिनोलॉजी है जो रह गए हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, एंड जो छोटी मोटी चीजें रह गई है वो सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। एंड एक लास्ट वीडियो आएगी पार्ट 6 एंड दैट विल बी लाइक बेस्ड ऑन हमारी सारी मेडिसिन पे। एंड साइकेट्रिक मेडिसिन इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि 1 to 2 MCQ is confirmed only from the psychiatric medicine. Okay, so like sometimes two and sometimes even 3 भी आ जाता है। So psychiatric medicine is something very very important, तो part 6 भी important होने वाला है, ठीक है ना। So that's all about today. Thank you so much. All the best. लगे रहो, जमे रहो, पढ़ते रहो, बहुत कम टाइम है तो जितना हो सके अपना बेस्ट दो, ठीक है ना। बाकी बस ठीक है, all the best.